अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल उर्दू एकेडमी। इससे पहले की वीडियो में हमने प्री 2017 में जो इंग्लिश पर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी फर्स्ट सीरीज़ देखे थे। आज हमारी सेकंड सीरीज़ है। इसमें हम देखेंगे इंग्लिश पर और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस choose the one which is the correct indirect speech of the sentence given below. She says, I am glad to be here this evening. ये कौन सा सेंटेंस है? ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसमें क्या क्वेश्चन कहा गया है हमें? शी सेज। जब भी हम कोई इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो क्वेश्चन में अगर शी सेज कहा गया है, क्या कहा गया है? सेज कहा गया है, तो अब उसका आंसर में भी वो सेज का सेज ही रहेगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में दिया गया है तो ये प्रेजेंट ही रहेगा। अगर सैड कहा गया है तो सैड ही होगा। क्या होगा? सैड ही होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है शी सेज। क्या कहा गया है? शी सेज। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में शी सेज है, मगर ऑप्शन नंबर सी में है तो शी सैड कहा गया है, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा रिमूव हो गया। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए। शी सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगेगा? दैट लगेगा। शी इज़ ग्लैड, शी इज़ ग्लैड, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, मगर हम आंसर में कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम वास या वर का इस्तेमाल करेंगे। क्या का इस्तेमाल करेंगे? वास या वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। शी सेज दैट शी वॉज, यहाँ पर पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है, ग्लैड टू बी हियर, मगर इनडायरेक्ट स्पीच में हियर का क्या होता है? देयर होता है। तो यहाँ पर हियर का हियर ही लिखा गया है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट रिमूव हो गया। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी बचता है, उसको देखते हैं। शी सेज दैट शी वॉज ग्लैड टू बी देयर लिखा गया है, दैट इवनिंग। धिस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर धिस का हो जाएगा दैट। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा ऑप्शन राइट है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन? पुट वंस शोल्डर टू द व्हील। ये जो हमें मुहावरा दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है कि इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब होता है कोई भी बहुत मेहनत का काम करना। क्या होता है इस मुहावरे का मतलब? कोई भी मेहनत या मुशक्क़त का काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, उसे कहते हैं। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। आई नो दैट द न्यू डेडलाइन इज़ टाइट, बट इफ़ एवरी वन पुट्स देयर शोल्डर टू द व्हील, यानी कि वो जानता है कि काम बहुत मुश्किल है मगर सब मेहनत से काम करेंगे। आई नो वी कैन गेट इट डन इन टाइम। जैसे कि हम इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं कि सही बात है कि टेट एग्ज़ाम जो है वो बहुत हार्ड है, मगर हम मेहनत से काम करेंगे तो उसे हम क्या कर लेंगे? डन कर लेंगे, हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ये जो मुहावरा है पुट देयर शोल्डर्स टू द व्हील, तो वो उसकी मीनिंग इसमें आए। तो हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, टू वर्क वेरी हार्ड एंड डिलीजेंटली, यानी कि बहुत मेहनत से काम करना। तो हमें तो ऑप्शन यही राइट लग रहा है। फिर भी हम आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू असाइन द वर्क टू अदर्स एंड रिलैक्स, ये लग रहा है कि आपको? नहीं। टू गेट द वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड, नो, नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? टू वर्क वेरी हार्ड एंड डिलीजेंटली पुट्स देयर शोल्डर टू द व्हील। इस मुहावरे का मतलब क्या है? टू वर्क वेरी हार्ड एंड डिलीजेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A sentence with an underlined phrasal verb is given below. Out of the four options, choose the one which can be substituted for the given phrasal verb. She broke down in the middle of her speech. ब्रोक डाउन के मीनिंग क्या होते हैं? ब्रोक डाउन के मीनिंग होते हैं टूट जाना। क्या मीनिंग होते हैं इसके? टूट जाना। अब हमें एक ऐसा सब्स्टिट्यूट देखना है जिसकी मीनिंग भी क्या हो? टूट जाने के हो। स्लेप्ट नो, सेट डाउन, स्टूड साइलेंट नो, बर्स्ट इनटू टीयर, रो पड़ना। जब हम टूट जाते हैं तो हमारे आंखों से क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या बैठेगा? शी बर्स्ट इनटू टीयर्स इन द मिडल ऑफ हर स्पीच। वो अपनी स्पीच में रो पड़ी, यानी कि वो अपनी स्पीच में टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Out of the given options, choose the most appropriate one to fill in the blanks. A crow, a piece of cheese. यानी कि इसमें क्या स्टोल आएगा? हैव स्टोल, हैज स्टील। ओके, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बहुत इजी है। अ क्रो स्टोल अ पीस ऑफ चीज। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। A sentence with an underlined word is given below. Find the word which is opposite meaning to the underlined word from the given options. तो अब हमें इस क्वेश्चन का अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट बताना है। Over 25 people drowned when a school bus tried to cross a river and flowed. Water swept through. अब फ्लूड की मीनिंग क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना है फ्लूड का हमें अपोजिट बताना है। क्या बताना है फ्लूड का हमें? अपोजिट। तो फ्लूड की मीनिंग होते हैं सैलाब के। क्या ये होते हैं? सैलाब। तो अब देखते हैं ओवरफ्लो की मीनिंग क्या होते हैं? पानी बह कर जाना। डाउनपूर, रेन की मीनिंग होती है बारिश। अब इसमें सब कोई इसका अपोजिट लग रहा है क्या आपको? नहीं। तो अब बचा क्या हमारा? ड्राउट। ड्राउट की मीनिंग होते हैं खुश्क। क्या होते हैं? खुश्क। द ऑप्शन विल बी करेक्ट इज ए। अगर आपको ना आंसर कभी कभी मीनिंग मालूम ना हो इंग्लिश के, तो भी आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। जो फोर अल्टरनेटिव्स दिए गए, जो फोर ऑप्शंस दिए गए, उसमें से देखना होता है कि जो हमें आते हैं उसको पहले रिमूव करो, और जो बच जाए फिर आपका वही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडोमेटिक एक्सप्रेशन अ वाइट एलिफेंट इन द सेंटेंस? फिर से हमें एक मुहावरा दिया गया है, तो देखते हैं क्या है। एट फर्स्ट ईवी वॉज एक्साइटेड टू इनहेरिट द फार्म बट इट सून प्रूव्ड टू बी अ वाइट एलिफेंट शी कुडंट अफोर्ड। वाइट एलिफेंट। अब इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सपेंसिव बर्डन, एनी एक्सपेंसिव बर्डन, एनी फाइनेंशियली बर्डन, कोई भी हमें पैसों की क्या होना? परेशानी होना, ये होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, जो इस मुहावरे को के मीनिंग उससे निकल रहे हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अ कॉस्टली और ट्रबलिज्म पोजीशन। और ये हो सकता है क्या? हमने क्या बोले? अ वाइट एलिफेंट, यानी कि वाइट एलिफेंट के मतलब होते हैं एनी एक्सपेंसिव बर्डन। तो इसमें कॉस्टली बताया गया है, ट्रबल भी बताया गया है, तो हमारा आंसर यही है। द आंसर विल बी करेक्ट इज ए। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डाउंटलेस। डाउंटलेस की मीनिंग क्या होती है? डाउंटलेस की मीनिंग होते हैं जैसे कि निडर। जो लोग निडर होते हैं, जिनके एकदम बिंदास, इसकी मीनिंग क्या होते हैं? निडर के होते हैं डाउंटलेस की मीनिंग। तो अब हमें इसके सिमिलर मीनिंग देखना है। टिमिड की मीनिंग होते हैं डरपोक। नर्वस, जो डर जाते हैं वही क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं। डिफिडेंट। तो अब बचा क्या? फियरलेस। आपको खुद पता है कि जैसे कि जो लोग फियरलेस होते हैं, जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, तो उसकी मीनिंग, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? द ऑप्शन विल बी करेक्ट इज ए, फियरलेस, निडर, बेखौफ।
जिसको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, फियरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट। सॉरी कट गया, यहाँ पर अपोजिट था। मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मैं लिख ही देती हूँ, ये अपोजिट था। ओके, वी मैनेज टू गेट कॉन्सिनस अबाउट नॉट स्मोकिंग इन द ऑफिस। अब हमें इसका क्या देखना है, इसका अब हमें अपोजिट देखना है। क्या होगा इसका अपोजिट, आप बताएं। इसका अपोजिट होगा, जब हम पूरे ऑप्शंस देखते हैं पहले तो। कॉन्सिनेंस के मीनिंग होते हैं, इत्तेफाक राय। क्या होते हैं इसकी मीनिंग, इत्तेफाक राय, यानी कि किसी राय में क्या करना, अपना इत्तेफाक रखना, यानी कि हामी देना। तो अब हमें इसका क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले है हारमोनी। देखते हैं, हारमोनी का मतलब होता है हम आहंगी। तो ये तो उसका सिमिलर हो गया, जैसे कि किसी की राय में हम शामिल है, हम आहंगी। एकॉर्ड के मीनिंग होते हैं माहिदा करना, ये हो सकता है या नहीं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की मीनिंग होते हैं कि हाँ उस एग्रीमेंट में हो जाना। डिसएग्रीमेंट यानी कि उसमें क्या रखना, इत्तेफाक ना रखना, यानी कि एग्री है हम, हामी हैं, तो डिसएग्रीमेंट यानी कि उसमें इत्तेफाक ना रखना, उसमें क्या रखना, इख्तिलाफ रखना। क्या रखना, डिसएग्रीमेंट की मीनिंग क्या होते हैं, इख्तिलाफ। और इसकी मीनिंग क्या होते हैं, कॉन्सेंसस की मीनिंग क्या होते हैं, इत्तेफाक राय। तो इत्तेफाक राय यानी कि इसमें इत्तेफाक रखा गया, इसमें क्या किया गया, इत्तेफाक राय। तो उसका अपोजिट क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डेंजरस। अब डेंजरस का हमें क्या देखना है, इसका सिमिलर मीनिंग देखना है। क्या देखना है इसका, सिमिलर। तो देखते हैं हम, डेंजरस का तो आपको सबको ही पता होगा। डेंजरस का मीनिंग होता है ख़तरनाक। तो अब हम देखते हैं, अब ख़तरनाक और किस वर्ड की मीनिंग निकलते हैं। शेल्टर्ड, शेल्टर्ड की मीनिंग होते हैं पनाह देना, यानी कि पनाह। क्या इसका अपोजिट है डेंजरस का, नो। सिक्योर्ड के मीनिंग होते हैं महफूज। क्या ये इसके हो सकते हैं अपोजिट, नो। गार्डेड की मीनिंग होते हैं महफूज। क्या ये इसके हो सकते हैं, नो। अब क्या बचा हमारा बच्चा पेरिलस। पेरिलस की मीनिंग होते हैं ख़तरनाक। द ऑप्शन विल बी करेक्ट इज ए। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एपिटाइट। एपिटाइट की मीनिंग होते हैं, एपिटाइट मीन्स भूख। एपिटाइट की मीनिंग क्या होते हैं, भूख के होते हैं। एपिटाइट की मीनिंग होते हैं भूख के। तो अब हमें इसका सिमिलर देखना है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ही राइट नज़र आ रहा है, हंगर, भूख। वेरी इजी, द ऑप्शन विल बी करेक्ट इज ए। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन बिलो। फिर से इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। राहुल सेड टू मी, हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको। क्या क्वेश्चन है, राहुल सेड टू मी, हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको। जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में सैड टू आता है, क्या आता है, सैड टू, तो उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आस्क। तो सबसे पहले आप देखते हैं हम आस्क कहाँ कहाँ, ऑप्शन नंबर ए, राहुल आस्क। तो ये तो ऑप्शन हमारा रिमूव हो गया। राहुल आस्क्ड, बाद में देखते हैं इसे। लास्ट है राहुल आस्क्ड, ये भी है। राहुल आस्क, ये भी हमारा रिमूव हो गया। अब बी और सी में हमें चेक करना है। ओके, बी देखते हैं पहले। राहुल आस्क्ड मी, कॉमन इंवर्टेड कॉमा जगह पे क्या आएगा, इफ़। आई हैव का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, राइट, रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। राहुल आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एवर बीन टू मैक्सिको। द ऑप्शन विल बी करेक्ट इज सी।
Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given word sentence. A person who know and is able to use several languages. जैसे कि एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी जो मल्टीलिंगुअल हो, क्या हो, मल्टीलिंगुअल हो। जैसे कि एक होता है बाइलिंगुअल जो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस जान सकता है, और एक होता है मल्टीलिंगुअल जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है। तो अब इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? पॉलीग्लॉट, एग्नोस्टिक, फिलिस्टाइन, डम। अब डम के तो मीनिंग होते हैं कि गूंगे के मीनिंग होते हैं। क्या होता है डम के मीनिंग? गूंगे के होते हैं। और फिलिस्टाइन, एग्नोस्टिक, पॉलीग्लॉट। अब इसमें से क्या होगा? एग्नोस्टिक के मीनिंग होते हैं आज्ञावादी। क्या होते हैं उसके मीनिंग? आज्ञावादी। और पॉलीग्लॉट के मीनिंग होते हैं बहुभाषिक, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस जानने वाला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द ऑप्शन विल बी करेक्ट इज ए। Polyglot means several languages. A person who know and is able to use several languages is called polyglot. Next question देखते हैं. I think so this question is repeated. Sorry. से ये भी रिपीट हो गया. Next question. Direction. A sentence with an underlined phrasal verb is given below. Out of the four options, choose the one which can be substituted for the given phrasal verb. She broke down in the middle of her speech. यानी कि इसके मीनिंग होते हैं broke down, burst into tears. अल्लाह हाफिज़.